All students, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So we were discussing about landforms. I told you it's going to be a long chapter. We discussed landforms of rivers, then the groundwater, then glacier, then sea water या आप कह सकते हो waves and currents. ठीक है. अब लास्ट सेक्शन है विंड, लेकिन विंड में कुछ खास करना नहीं है. आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा लैंडफॉर्म का नाम क्या है और टाइप. टाइप क्या होता है आपका, ये इरोजनल है कि डिपोजिशनल है. ठीक है, इरोजनल है या डिपोजिशनल है, बस वही. तो सबसे पहले हम लिखेंगे विंड्स. पहले हेडिंग दो, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड. ठीक है, गिव द हेडिंग लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड. और सबसे पहले आप लिखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि आपका जो विंड है, आपका जो वाटर है, ये सबसे मेन एजेंट होते हैं किसी भी लैंडफॉर्म को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, ये जो भी हल्की चीज होती है, अगर हवा का बहाव तेज हो तो उन चीजों को अपना डिस्प्लेस भी करते हैं. ठीक है, और कहीं पे जाके उसको डिपॉजिट भी कर देते हैं. तो जब हम बात करते हैं आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, तो सबसे फेमस कौन सा आता है आपका, सैंड ड्यून्स. ठीक है, सैंड ड्यून्स यू नो इट वेरी वेल. सैंड ड्यून्स आपके कहां बन सकते हैं, आपके रेगिस्तान में बोलते हैं, आपके रेत के टीले आपके होते हैं. आपके ना रेत के टीले की स्पेसिफिक शेप्स होती हैं. ठीक है, उसके हिसाब से इसके नाम और भी चेंज हो सकते हैं आपके. ठीक है, तो जैसे एक हो गया आपका सैंड ड्यून, एक लिखो आप बरछान, एक लिखोगे आप बरछांस. ठीक है, बरछांस क्या होते हैं आपके, ट्रांसवर्स ड्यून्स. ट्रांसवर्स क्या होता है, आई विल टेल यू. फिर आगे आप देखो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स. ठीक है, इनकी शेप क्या होती है आपकी, क्रिसेंट. क्रिसेंट क्या होता है, क्रिसेंट क्या होता है आपका, तो देखा चांद अपने शेप का, ये होता है आपका क्रिसेंट मून. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपकी जो हवा होती है वो इस डायरेक्शन से चलती है, जिसकी वजह से आपका ऐसा सा ड्यून बन जाता है आपका. तो जो ऐसा वाला ड्यून होता है, क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसवर्स ड्यून या बरछान. ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, क्रिसेंट शेप कहते हैं इसको हम, क्रिसेंट शेप ड्यून कहते हैं इसको हम. ठीक है, सैंड ड्यून्स तो कुछ भी नहीं है आपका. सैंड ड्यून्स क्या आपका नॉर्मल रेत का टीला है, किसी भी पर्टिकुलर शेप में है, नॉर्मल सी शेप में है, ये आपका एक नॉर्मल रेत का टीला है आपका सैंड ड्यून.
जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की, तो इसको हम लिखते हैं these are formed parallel to the direction of wind, parallel to the direction of wind. पैरेलल मतलब अगर आपकी हवा चल रही है इस दिशा में, ठीक है, तो आपका जो ड्यून बनेगा वो भी आपका लंबाई में बनेगा, मतलब ऐसा ड्यून बनेगा आपका। अब यहाँ क्या देखो, विंड इस तरह चल रही है, लेकिन ये आपका पैरेलल नहीं है, ये क्या है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड। पता ना आपको, अगर आपकी कोई लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अब देखो, हवा आपकी ऐसे जा रही है, लेकिन ड्यून आपका टेढ़ा बन चुका है आपका, तो इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड इस डायरेक्शन में, वो उसकी उल्टे डायरेक्शन में ड्यून बन गया आपका, ठीक है, कॉन्केव शेप बन गई है, क्रिसेंट शेप बन गई है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड, और लॉन्गिट्यूडनल क्या है आपका, पैरेलल, मतलब इस तरह से हवा जा रही है और ड्यून भी आपका, सपोज आपका ऐसे हवा जा रही है, ड्यून आपका ऐसे बना हुआ है आपका इस साइड से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून हो गया, ठीक है। अगला लिखो आप लोइस, LOESS। लोइस में आप लिखो, इट इज अ डिपॉजिट ऑफ, it is a deposit of fine, FINE, fine silt and dust, fine silt and dust, full stop, ठीक है। अब देखो इसमें अंडरलाइन क्या करना है आपने, फाइन सिल्ट एंड डस्ट, इसमें क्या करना है आपने, फाइन सिल्ट एंड डस्ट, मतलब ये जो चीजें यहाँ पे डिपॉजिट हो रही हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं उसके, वो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स है, बहुत पतले पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा पतले पार्टिकल्स आप कहीं पे डिपॉजिट हो रखे हैं किसी ड्यून की शेप में, किसी और शेप में, तो क्या कहेंगे उसको हम, लोइस। और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं आपके, नॉर्थ चाइना में। आप लिख सकते हो they are majorly formed in North China, the lois are formed in North China. यहाँ पे ठीक है। अगला आपने लिखना है इरोजनल फीचर्स, ये हो गया आपके डिपोजिशनल फीचर्स। अब आपने आगे देखने हैं इरोजनल फीचर्स या इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से। आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही है, सबसे फेमस आपका बरछान, अगर पूछना है तो बरछान ही उसका आंसर होगा, ये लेके चलना, बरछान सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो बरछान के ऊपर है कि क्रिसेंट शेप ड्यून वाला कहते हैं हम, द क्रिसेंट शेप ड्यून इज कॉल्ड एज बरछान। अब हमें क्या करना है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। इसमें आप पॉइंट नंबर ए लिखो आप, इंजलबर्ग्स, INSEL, इंजलबर्ग्स, ओके लिखो, these are sharply rising, these are sharply rising residual hills, these are sharply rising residual hills of resistant, RESISTANT, resistant rocks, stop, देखिए they are very steep sided, they are very steep sided with
no transitional zone. These are very steep sided with no transitional zone to separate them from the desert plain. To separate them from the desert plain. ठीक है. अब सपोज है आपका खुला इलाका है. ठीक है. अब एक्चुअली में क्या था कि ये बहुत बड़ी पहाड़ी थी. ये बहुत बड़ी पहाड़ी थी आपकी. लेकिन यहाँ का जो पत्थर था थोड़ा कच्चा था. यहाँ का पत्थर थोड़ा सा कच्चा था. लेकिन बीच का पत्थर एक्चुअली में क्या था आपका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट रॉक था, बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक था. तो हवा जब बार बार टकराती गई इससे तो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा इसका हो गया गायब और ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया आपका गायब. तो अब आपको क्या है, अब आपको एक खड़ी चट्टान पड़ी हुई है. आपको एक खड़ी चट्टान मिली है कहाँ पे, रेगिस्तान के बीच में. साइड में बिल्कुल प्लेन इलाका है. ठीक है. ऊपर से हल्का सा कर्व है, हल्का सा कर्व है ऊपर से, और साइड से क्या है बिल्कुल स्टीप है आपका. साथ में क्या है नो ट्रांजिशनल जोन. ट्रांजिशनल मतलब क्या है, धीरे धीरे हाइट बढ़ती है. अगर हम बोलते हैं नो ट्रांजिशनल जोन मतलब एकदम से हाइट बढ़ गई आपकी. तो क्या है आपका ये इंजलबर्ग है. आप मान लो आपको ना प्लेटू क्या होता है, प्लेटू क्या होता है आसपास की जमीन से थोड़ी सी अपलिफ्टेड जमीन. इंजलबर्ग भी वैसा ही है आपका कि आसपास की सपाट जमीन से हल्की सी एक अपलिफ्टेड जमीन क्या होती है आपकी, क्या है वो, हाँ क्या आपका ये इंजलबर्ग. ठीक है. सेकंड लिखो आप, सॉरी बिल्कुल कह सकते हैं. ठीक है. बट माउंटेन की तरह क्वालिफाई होना चाहिए आपका वो. ठीक है. होता क्या है देखो, आपके ना एक कैटेगरी होती है माउंटेन्स की जिसको हम कहते हैं आपका रेसिडुअल माउंटेन. ठीक है. जिन माउंटेन्स का टॉप राउंडेड होता है ना उनको हम कहते हैं आपका रेसिडुअल माउंटेन्स. कई बार इन रेसिडुअल माउंटेन्स की क्या होती है साथ में साइड से क्या हो जाती है आपकी इरोजन. तब क्या फॉर्म होते हैं आपके. ठीक है. तो ग्रेट रॉक एज तो मुझे नहीं पता ग्रेट रॉक क्या किसकी बात कर रहे हो, बट इफ आई सेइंग ग्रेट रॉक इसका मतलब है कि डेजर्ट एरिया में एक बहुत सा बड़ा पत्थर होगा और उसके साइड स्टीप्स है. अगर साइड स्टीप है उसकी तो डेफिनेटली इट्स एन इंजलबर्ग. बस ठीक. हाइट बहुत ज्यादा डेजर्ट के बीच में है, साइड में प्लेन एरिया है, स्टीप साइड है, इट्स अ इंजलबर्ग. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखिए पेडेस्टल रॉक. पेडेस्टल रॉक्स. पेडेस्टल क्या होता है, कभी जीता है कोई मेडल आज तक स्पोर्ट्स में, क्या होता है पेडेस्टल. फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है. तो अगर आपके ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं आपको, आपका पत्थर है, यहाँ से इरोजन होगी, यहाँ थोड़ी कम इरोजन हुई या कुछ भी हुआ, आपको सीढ़ियों जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या बन गया आपके ये पेडेस्टल रॉक्स हैं आपके ये. ठीक है. तो आप लिखिए द रॉक्स having broad upper part, having broad upper parts and narrow bases are called pedestal rocks. ठीक है. अब इसमें सिर्फ एक चीज से क्लिक है कि आपका पेडेस्टल जो होता है वो उल्टा होता है. ठीक है. एक्चुअल में क्या दिखता है आपका पेडेस्टल, ऐसा दिखता है. लेकिन जो आपका हमें देखने को मिलता है पेडेस्टल आपका वहां पे डेजर्ट के अंदर, वो आपको उल्टा देखने को मिलता है कि आपका रॉक ऐसी शेप का है. ठीक है. और अगर इसमें ज्यादा ही कर्व हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम आपका मशरूम रॉक कह देते हैं इसको. ठीक है. पेडेस्टल है आपका. ठीक है. लेकिन पेडेस्टल कैसा है आपका, उल्टा पेडेस्टल है आपका. ठीक है. तो लिखो आप इसको the rocks having broad upper parts and narrow bases are called as pedestal rocks. They are also called mushroom rocks. They are also called mushroom rocks as they look like an umbrella. As they look like an umbrella
और मशरूम, as a look like an umbrella और मशरूम। ठीक है, अब आपने होमवर्क लिखना है, 2 लैंड फॉर्म है, ठीक है, इनको आप ऐसे होमवर्क करोगे। प्लाया क्या होता है और आपका बजाड़ा क्या होता है, दोनों आपको डायरेक्ट में देखने को मिलते हैं, आपका प्लाया भी और आपका बजाड़ा भी। ठीक है, इंडिया में राष्ट्र में देखने को मिलते हैं आपको प्लाया और बजाड़ा। ठीक है, सुने कभी आपने प्लाया क्या होता है? कभी नहीं सुना आपने प्लाया? फेमस है यार ये, इसलिए कहता हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत आइडिया सुना ही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू एवर हर्ड अबाउट प्लाया? कोई राजस्थान से है? नो सर। ठीक है, प्लाया बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपकी ऐसी इरोजन होती है जमीन की कि आपकी ना जमीन में एक हल्का सा ऐसा क्रिएट हो जाएगा, क्या 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 क्रिएट होता है यहाँ पे, डिप्रेशन सा, ज्यादा डीप नहीं, हल्का सा। सपोज आपकी ये सपाट जमीन थी, ठीक है, विंड की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी कि विंड इसको ऐसे हिट करती थी हर बार, तो क्या हुआ, आपका यहाँ पे एक हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट हो गया। जब भी आपकी सीजनल रेनफॉल होती है तो इसमें क्या बढ़ जाता है, आपका पानी बढ़ जाता है आपका, तो क्या कहते हैं इसको हम, प्लाया। ठीक है, आपकी ये क्या होती है, एक लेक होती है, हल्का सा डिप्रेशन, जो आपका डिप्रेशन क्रिएट होता है, क्या होता है डिप्रेशन आपका, एक हल्की सी डाउन लिफ्ट, हल्का सा थोड़ा डाउन हो रही है जमीन आपकी, किस कारण से, विंड इरोजन के कारण, और उसमें पानी भर गया, तो क्या बन गया आपका, वो प्लाया बन गया। ठीक है, तो ये आपका, चलो और तो कुछ है भी नहीं आपका। ठीक है, तो दिस इज द एंड। ओके, तो आपका चैप्टर लैंड फॉर्म वाला क्या हो गया, डेफिनेटली यही आपको इट्स अ क्या कहते हैं उसको, कंजर्व हो गया, इट्स ओके। So this chapter of landform is done, यानी कि your unit 1 is done, your unit 2 is done. ठीक है, let's do a small unit first and then the bigger one. आपकी small unit क्या हो सकती है, oceanography. ठीक है, so now we will discuss about the oceanography. Okay, just take 2 minutes या 5 minutes and read this chapter. ठीक है, and try to complete your notes by tomorrow. अगर आपके 3 दिन क्लास में तो एज ए रिस्पांसिबल स्टूडेंट आपको नोट्स पहले कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बट इन केस अगर कंप्लीट नहीं है तो प्लीज डू इट बाय टुमारो। ठीक है, इट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डायरेक्टर सर की बच्चों की नोटबुक चेक होगी। ठीक है, काम करते हैं कि नहीं करते, तो प्लीज कंप्लीट योर नोट्स बाय टुमारो इटसेल्फ। So out of the 5 minutes we have done 1 unit universe and second unit now we are discussing the third unit, that is the oceanography. ठीक है, इसको ओशनोग्राफी भी कह सकते हो, हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हो। अगर आप लगातार क्लास अटेंड करते रहोगे तो आपको यूनिट बहुत आसान लगेगी, अगर थोड़ा सा मिस करोगे क्लासेस को तो दिक्कत आएगी इसके अंदर। छोटी सी यूनिट है, 4-5 दिन तो लगातार आप आ ही सकते हो।
Okay. The first thing that we will discuss in oceanography is the movement of ocean water. ठीक है, तो आपका फर्स्ट सब यूनिट जो होने वाली है वो क्या है आपका मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. बिलीव वन थिंग कि आपका जो ओशन का वाटर है वो आपका मूव करता है. अगर आपका ओशन का वाटर साइडवाइज मूव कर रहा है वी कॉल दिस एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. हमने कल भी कल या पहले जब क्लास में डिस्कस किया था. और आपका पानी का लेवल एक सीधे सीधे लेवल से आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या कहते हैं इसको हम आपका वर्टिकल मूवमेंट. So the vertical movement of your ocean water is termed as tides, spring tides, neap tides, diurnal tides. ठीक है, there are a lot to discuss. And horizontal movement is termed as waves and ocean currents. So today we will discuss about waves. Waves के रिगार्डिंग कुछ खास चीजें होती हैं आपकी. ठीक है, आपके टर्म्स होती हैं वेव लेंथ, वेव क्रेस्ट, बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं. हाउ वेव जनरेट्स. ठीक है, वेव सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ पे होती है, डिस्ट्रक्शन कहाँ पे करती है, डिपोजिशन कहाँ पे करती है. देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस. तो वी विल स्टार्ट विद वेव्स. ठीक है, ये ड्रॉ कर लो. फिर साथ में हेडिंग दो वेव्स की. तो सबसे पहले हम कौन सा मूवमेंट डिस्कस करेंगे आपकी वेव्स. ओके, देखिए अ वेव इज अ रिज. रिज क्या होता है, अपहीवल. ठीक है, a wave is a ridge or a swell. A wave is a ridge or a swell on the surface of a body of water. On the surface of a body of water. They are oscillatory, मतलब periodic. They are oscillatory. OSCILLATORY. They are oscillatory surface water movements. They are oscillatory surface water movements. देखो यहाँ पे ना वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरफेस वाटर. वेव से आपका सिर्फ सरफेस वाटर मूव होता है, नीचे का पानी आपका हिलता तक नहीं है. ठीक है, जबकि कभी कभी पूछते हैं करंट्स में और वेव्स में क्या डिफरेंस है. पहला तो कारण होता है कि किस कारण से आपके वेव्स आते हैं, किस कारण से आपके करंट्स आते हैं. लेकिन दूसरा चेंज आपका ये आता है कि वेव्स आपका सिर्फ सरफेस वाटर को मूव करती है, जबकि आपका करंट्स होते हैं आपका सरफेस वाटर और जो नीचे का वाटर होता है आपका, दोनों को रिमूव करते हैं. हमने देखा नहीं ना आपका कि आपकी ऐसे करके मूवमेंट होती है कुछ. अगर आपका यहाँ पे पोल्स है, ये आपका इक्वेटर है, तो आपके ऐसे करके एक सर्कल बनती है. तो आपका सरफेस का पानी मूव कर रहा है और डीप ओशन वाटर भी आपका मूव कर रहा है. तो ये सिर्फ आपका कहाँ हो सकता है, एक करंट के दौरान. जबकि वेव में आपकी हवा चलती है और बस हल्का सा ऊपर ऊपर का पानी को ही डिस्प्लेस करती है. ठीक है, इसको हमने ऑसिलेटर इसलिए कहा क्योंकि जस्ट आपका अगर यहाँ पे एक वेव है, थोड़ी देर में दूसरी वेव भी आएगी और तीसरी भी आएगी आपका, और सेम टाइम पीरियड के बाद आएगी आपकी. इसके कहते हैं इसको हम ऑसिलेटरी. ठीक है, जैसे आपका घड़ी नहीं होती है, एक सेकंड रुको.
तो क्या लिखा आपने? Surface water movements resulting in the rise, oscillatory surface water movements resulting in the rise and fall of surface water. Then resulting in the rise and fall of surface water. अगर हमें स्पेसिफिकली आपका ओशन वाटर नहीं कह रहा है कि अगर आपका ये सरफेस वाटर ही मूव होता है इससे आपका, ठीक है? ओके, अब आप छोटी सी हेडिंग लिखो, वेव ओरिजिन एंड मूवमेंट. वेव ओरिजिन एंड मूवमेंट. लिखिए the size and shape of a wave. The size and shape of a wave reflects its origin. Reflects its origin. अच्छा, अगर आपकी जो वेव है वो बहुत है स्टीप वेव है, तो वो वेव की शुरुआत है कि वेव का एंड है? शुरुआत है. आर यू श्योर? वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे करती है? सॉरी सर, वेव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होते हैं? किनारे के ऊपर की ओशन वाटर के बीच में? किनारे पे. हमें दिखता है ऐसा ही किनारे पे स्ट्रॉन्ग है. जो किनारे, देखो तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी वेव इतनी हाइट पे जनरेट हो रही है तो धीरे धीरे उसकी हाइट उसी कम ही होती जाएगी. और किनारे पे कभी कोई वेव जनरेट हो नहीं सकती. वेव जनरेट कहाँ पे होगी? आपकी मिड ओशन. ठीक है, मिड ओशन आपकी एक वेव जनरेट होती है, तो यहाँ पे आपकी वेव की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो ज्यादा हाइट की वेव होती है इसको हम कहते हैं आपका न्यू वेव या यंग वेव. ठीक है, अब वेव कई समय तक दूर चलती रहती है, और सबसे ज्यादा वीक कहाँ होती है कोई वेव? आपकी किनारे के ऊपर. ये आपका क्वेश्चन एंड दिएगा. ठीक है, कि वेव सबसे ज्यादा वीक कहाँ पे होती है? वेव सबसे ज्यादा वीक कहाँ पे होती है आपका? और दो तीन फालतू टर्म लिखी होती है जहाँ पे आपकी वेव हाइट बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे वेव लेंथ बहुत लंबी होती है. सिंपल आंसर है शोर के ऊपर. शोर मतलब किनारा. किनारे के ऊपर आपकी जो वेव है सबसे ज्यादा वीक होती है. ठीक है, तो ये चीज जो आपको पता होना चाहिए. तो लिखो, स्टीप वेव्स मतलब जो ऊंची वेव्स होती हैं, आर रिलेटिवली न्यू and are most likely created by a local wind. देखिए, waves that are slow and steady are usually coming from far away places. ठीक है, देखिए, the waves move forward. Because the wind drives the water body in its direction while gravity drags the crest of wave. While gravity drags
the crest of waves downward. ठीक है, full stop. देखिए, as the receding water, मैं ये देखिए लाइन समझाऊंगा, पहले लिख लो बस. As the receding water pushes the earlier trough, TROUGS, trough upward, the wave advances to a new spot. Full stop. देखिए, hence it can be said that, हाँ जी, न्यू के आगे क्या था? new spot, SPOT. ओके सर. देखिए, the water beneath the waves, it can be said that the water beneath the waves moves in a circular motion. ठीक है, the wave moves in a circular motion. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. सपोज ये है आपका नॉर्मल ओशन वाटर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव. क्या ये हल्का सा इसके पानी को डिस्प्लेस कर सकता है? हल्का सा. तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? पानी का एक हल्का सा अपहीवल बन गया आपका. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पानी होगा, ठीक है, तो यहाँ जब पानी आपका आएगा तो क्या कहीं पे आपका डाउन भी होगा पानी हल्का सा? बेसिकली अगर आपका पानी का लेवल तो सेम रहता है ना, अगर कहीं पे आपका हल्का सा अपलिफ्टमेंट आएगी तो कहीं पे आपकी हल्की सी डाउन मूवमेंट भी आएगी आपकी. तो क्या होगा, जैसे ही आपका हवा चलेगी तो आपका इस जगह का पानी क्या करेगा, आपका हल्का सा ये ऊपर कर देगा. अब ऐसा नहीं है कि ऊपर पानी अपने आप मर्जी से आ गया, कहीं का पानी डिस्प्लेस होकर पानी आपका ऊपर आया, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा पानी आपका नीचे हो जाएगा. अब यहाँ का पानी फिल करने के लिए क्या होगा, साइड का पानी आएगा. ठीक है, अब ये वाला पानी जब यहाँ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये वाला पानी आपका यहाँ जाएगा. अब इसके ऊपर दो मोशन चल रही है. जैसे ही ये पानी आपका यहाँ जाएगा ना, तो आपका पानी को हल्की सी एक ग्रेविटेशन भी नीचे खींचती है. तो आपका ना ऐसी सी एक मूवमेंट सी बन जाती है आपके पानी की. एक जगह आपका देखो सिंपल है, एक होगा आपका पानी की अपवर्ड मूवमेंट, एक होगी पानी की आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट. पानी की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो किस कारण से होगी, आपकी विंड डायरेक्शन की वजह से होगी. ठीक है, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी किस कारण से होगी, आपकी ग्रेविटी के कारण होगी. ठीक है, अब एक जगह पानी आपका ऊपर, एक जगह पानी आपका नीचे है, तो क्या बन जाती है आपकी शेप? ठीक है, आपकी वेव की शेप बन जाती है. जहां पे आपकी हवा की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, वहां पे आपका जो वेव का टॉप है वो बहुत ज्यादा ऊंचा बनता है, जिसको हम कहते हैं आपका वेव क्रेस्ट. ठीक है, अब अगर वेव क्रेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो अगली वाली वेव भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन अगली वाली इस वजह से थोड़ी सी वीक बनेगी. ठीक है, तो इसी कारण जब वेव आगे जाती है तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी लेंथ जो होती है आपकी वो छोटी होती जाती है. इसी कारण से वेव आपके किनारे के ऊपर क्या होती है, वीक हो जाती है. तो सिंपल ये चीज लिख दो कि पानी की अपवर्ड मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ विंड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो इतना लिखो, आपको पता लग जाएगा कि आपका वेव के मेन कारण क्या होता है. अब वेव के रिगार्डिंग ना कुछ नॉर्मल से टर्म्स होती हैं. आप लिखिए the highest and the lowest, the highest and the lowest point of a wave are called as crest and
ट्रॉ respectively. ठीक है, highest and the lowest points are called as crest and trough respectively. लिख लिया? अब लिखो वेव, नेक्स्ट पॉइंट लिखो वेव हाइट. देखिए वेव हाइट is the vertical distance between trough and crest. वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर से नीचे, ठीक है. क्रेस्ट और ट्रॉ में बेसिक डिस्टेंस कितना है आपका? ये क्या है आपकी वेव हाइट. लिख लिया? ये है वर्टिकल डिस्टेंस. क्रेस्ट और ट्रॉ में कितना डिस्टेंस है आपका? वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है. अगला लिखो वेव लेंथ. लिखा आपने वेव लेंथ? देखिए वेव लेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. वेवलेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये wavelength is the horizontal distance between crest and trough. ये है आपका wavelength. Wavelength is the horizontal distance between crest and trough. ठीक है? अब लिखो wave amplitude. नेक्स्ट पॉइंट लिखो wave amplitude. देखो wave amplitude is half of wave height. It is half of wave height. अगला लिखो wave period. Wave period. देखिए it is a time in seconds. Wave period क्या है आपका? It is time in seconds between successive crest, CREST crest, and trough, successive crest and troughs that passes a fixed point. अब देखो ये एक क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है. ठीक है. अभी ये पानी जो है ऑब्वियसली मूव करेगा आगे को, तो इस क्रेस्ट को यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये क्या है आपका? वेव पीरियड. ठीक है. कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए? ये है आपका पीरियड. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या सपोज मान लो कि इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा? इस वेव को यहां तक पहुंचने में, इस पॉइंट को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? दैट इज कॉल्ड एज योर वेव पीरियड. अब अगला लिखो वेव ब्रेक. नेक्स्ट टर्म है आपकी वेव ब्रेक. देखिए the wave breaks when the depth of water is less than half of the wavelength. ठीक है. अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है आपका? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रॉप. दिस इज वेवलेंथ. समझ रहे हो? सपोज आपकी वेवलेंथ कितनी है? 6 मीटर और आपके पानी की डेप्थ कितनी है? 3 मीटर. तो वेव आपकी कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपका इससे कम हो गया, आपका 2.5 मीटर हो गया, तो आपकी वेव क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उसको डिस्प्लेस करने के लिए उतना पानी नहीं मिल रहा. ठीक है. अगर वेवलेंथ की आधी पानी की डेप्थ होती है तो वेव कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अगर उससे कम हो गया तो
पानी डिस्प्लेस करेंगे बचेगा नहीं, वेव आपकी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर एनडी, ठीक है। इनमें से किस परिस्थिति में या इनमें से किस कंडीशन में आपकी जो वेव है वो ब्रेक करेंगे आपकी। तो यू मस्ट नो कि व्हेन योर डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन द हाफ ऑफ द वेव लेंथ, ठीक है। तो वेव का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट है, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं आता आपका, ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपका वेव क्या है, वेव किस तरह की मूवमेंट है, तो वो कह सकते हैं आपकी वर्टिकल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, लेकिन उससे बेटर क्या है आपका सर्कुलर मूवमेंट है, दिखाया आपको, ठीक है। वेव जो हमें ऑब्जर्व होती है, जो वेव हमें ऑब्जर्व होती है वो एक्चुअली क्या दिखती है हमें, पानी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। लेकिन आपके जो क्रेस्ट और ट्रॉ बन रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, आपकी पानी की एक सर्कुलर मूवमेंट है। जो पानी नीचे है वो पानी ऊपर को आएगा, जो पानी ऊपर है ग्रेविटी उसको नीचे लेके जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपको ऑप्शन में आता है कि वेव आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है कि वर्टिकल मूवमेंट है, डेफिनेटली वेव में हमें पानी हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन द बेटर ऑप्शन इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन दिख रही है लेकिन पानी अंदर में आपका क्या हो रहा है, घूम भी रहा है, तो वेव इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। समझ गए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका वेव के रिगार्डिंग आ सकता है वो हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका टाइड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, टाइड्स। ठीक है, देखिए सी वाटर इज नॉट स्टेशनरी, द सी वाटर इज नॉट स्टेशनरी। पॉन्ड का वाटर स्टेशनरी होता है, ठीक है। लेक का वाटर स्टेशनरी होता है, रिवर का वाटर मतलब स्टेशनरी नहीं होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि समुद्र इतना बड़ा है, स्टेशनरी होगा कि कोई मूवमेंट थोड़ी होगी, कभी हवा चले तो वेव जनरेट होगी आपकी, तो पानी की मूवमेंट इतनी सी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना कुछ पानी होता नहीं ना डिस्प्लेस करने के लिए उसमें, ठीक है। लेक कितनी बड़ी होती है, ओशन कितना बड़ा है आपका, ठीक है। आप देखो अगर तो धरती बहुत तेजी से घूमना शुरू कर दे तो हो सकता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका पानी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए लेक्स का, लेकिन अगर वो इतनी तेज घूमेगी तो हम भी उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि धरती अपना नॉर्मल स्पीड में घूम रही है आपकी, ठीक है। जिस स्पीड में घूम रही है वो एक लार्ज वाटर बॉडी में ही कुछ ना कुछ चेंज दिखा सकती है, छोटी वाटर बॉडी में कोई चेंज नहीं दिखा सकती। द वाटर इन लेक्स, ठीक है, इज टू लेस, ठीक है। कई बार जो आपकी सराउंडेड वाली लेक होती है ना, जो आपकी लेक्स, सॉरी जो आपकी सी होती हैं, कुछ आपकी लैंड से सराउंडेड होती हैं आपकी, कैस्पियन सी, वहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलती है टाइड्स, ठीक है। तो अब लिखिए sea water is not stationary but rises and falls twice a day, rises and falls twice a day at constant intervals, but rises and falls twice a day at constant intervals. This periodical rise and fall, these periodical rise and fall of sea level is called a, this periodical rise and fall of sea water is called tide. ठीक है, अब इसमें अगला पैराग्राफ स्टार्ट करूं, ठीक है। ट्वाइस अ डे अबाउट, ट्वाइस अ डे के अंदर कॉमा डालना है, ट्वाइस अ डे कॉमा अबाउट एवरी 12 hours and 26 minutes, being very specific, 12 hours and 26 minutes the sea level rises and falls, ब्रैकेट में लिखो ट्वाइस अ डे, ठीक है। 2 बार पानी का लेवल ऊपर जाएगा, 2 बार पानी का लेवल नीचे आएगा, ठीक है। डन, लिखिए द राइज ऑफ सी लेवल, द राइज ऑफ सी लेवल is called as
flood tide is called as the flood, FLOOD, flood tide, and the fall is called as, किसी को पता है? ebb. सुना है आपने मुहावरा hitting the lowest ebb? जब अपने जमीन धरती के जब अपने जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होते हैं ना, तो कहते हैं कि दिस पर्सन हैज हिट हिज लोएस्ट एब. एब मतलब बिल्कुल नीचे का स्तर आपका. ठीक है, तो जब आपका पानी का लेवल ऊपर होता है तो ये क्या है आपका फ्लड, और ये क्या है आपका एब. लो टाइड्स आर कॉल्ड एब, हाई टाइड्स आर कॉल्ड फ्लड. दीज आर टू टर्म्स. अब आप लिखोगे छोटी हेडिंग आगे, उसके आगे कॉजेस. कॉजेस में आप एक लिखोगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, और दूसरा आप लिखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, तो जो कॉजेज है हम कल डिस्कस करेंगे. एक बार पढ़ो, और कुछ है तो मुझसे पूछो. ठीक है, वी कैन इजीली कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 days. ठीक है, पूरी की पूरी यूनिट 3 दिन में कंप्लीट होने वाली है आपकी. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका ये सैटरडे आएगा. एक्चुअली में आपका मैंने लास्ट टेस्ट लिया था, लेकिन मैं घर चला गया तो टेस्ट नहीं ले पाया. तो लेट्स प्लान कि आपका जो फर्स्ट सेकंड और जो आपके थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट मैक्स टू मैक्स आई कंप्लीट बाय थर्सडे. मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं मैं आपको, हो सकता है मैं वेडनेसडे को कंप्लीट कर दूंगा पूरा पूरा पार्ट आपका. तो इसका टेस्ट कब होगा आपका सैटरडे को. ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट 50 क्वेश्चंस. यू कैन एक्सपेक्ट 50 क्वेश्चंस. चलो यूनिवर्स छोड़ दिया, यूनिवर्स का क्वेश्चन दूंगा. सेकंड यूनिट पढ़ना शुरू कर दो, और साथ में ओशनोग्राफी. सेकंड यूनिट कौन सी आपकी लिथोस्फीयर और ओशनोग्राफी. इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. इसका टेस्ट होगा आपका सैटरडे को. ऑल स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर. ओके,